हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और यह लेक्चर नंबर 23 और आज का टॉपिक है गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। इसका मतलब यह है कि अगर आप गॉस लॉ को बेसिक लॉ माने तो इससे आप कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप कूलम्ब्स लॉ को बेसिक लॉ माने तो इससे आप गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब क्योंकि दोनों लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में रिलेशंस को बताते हैं, दोनों लॉ। तो आप किसी भी एक लॉ को फंडामेंटल लॉ लेते हैं तो आप उस लॉ को फंडामेंटल मानते हुए दूसरे लॉ को डिराइव कर सकते हैं। जैसे कूलम्ब्स लॉ को फंडामेंटल लेके गॉस लॉ को डिराइव कर सकते हैं और गॉस लॉ को फंडामेंटल लेके कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों लॉ में से जो और जनरल लॉ है, जो और फंडामेंटल या बेसिक लॉ है, वो है गॉस लॉ। बिकॉज गॉस लॉ से हम और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को प्रूव कर दिया था, और आज हम गॉस लॉ के लेकर चलेंगे और कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करेंगे। गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करने के लिए हम दो चार्ज कंसीडर करते हैं। एक चार्ज लेते हैं हम +q1 और दूसरा चार्ज लेते हैं हम +q2। ओके, अब हम ये करेंगे, सबसे पहले +q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इस +q2 पे फोर्स लगाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम +q1 के लिए गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए +q1 को एक सरफेस से एनक्लोज करना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस से। तो हम +q1 को सेंटर मानते हुए एक क्लोज सरफेस से इसको एनक्लोज कर देते हैं। ये देखिए, तो मैंने इसको एक क्लोज सरफेस से एनक्लोज कर दिया। अब अगर एक चार्ज के चारों तरफ चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, दिस क्लोज सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो इस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस हो गया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चारों तरफ बराबर होगी या नहीं होगी? बराबर होगी हर पॉइंट पे। इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर सभी पॉइंट्स पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी? यहां पे अगर बनाऊं तो मैं ऐसे, यहां बनाऊं ऊपर ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बोलेंगे? कैसे होगा? रेडियली आउटवर्ड। आपको पता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो हमने ये पॉइंट माना P, और इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है? +q2। जिस पॉइंट पर +q2 चार्ज रखा हुआ है वहां पे हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। यहां पे हम स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। इसका एरिया बहुत कम है ds। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आउटवर्ड ऐसे कितना होगा एरिया वेक्टर? ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी? इधर की तरफ। कितनी होगी? E वेक्टर। तो ये समझ में आया? अच्छा, अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपने यहीं पर स्मॉल एरिया एलिमेंट क्यों लिया? यहां पे तो ले सकते थे। यस, हम कहीं भी स्मॉल एरिया एलिमेंट ले सकते थे, यहां पे भी, कहीं भी, यहां पर कहीं भी ले सकते थे। मैंने इस पॉइंट पर स्मॉल एरिया वेक्टर इसलिए लिया क्योंकि मैंने इस पॉइंट को कंसीडर यहां किया। ओके, आप खुद देख सकते हैं कि सरफेस से परपेंडिकुलर जाएंगे यहां पे भी, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं पे होगी रेडियली, और इसका एरिया वेक्टर भी यहीं पे होगा। आप कहीं भी कंसीडर कर लीजिए, E वेक्टर और ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The angle between E vector and ds vector is 0 degree. Okay. तो गॉस लॉ से स्टार्ट करते हैं। From Gauss's law, E vector dot ds vector is equal to q by epsilon naught. Okay, तो यहां पर मैं लिखता हूं E vector dot ds vector कितना हुआ? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर कितना हुआ? यहां E वेक्टर डॉट ds वेक्टर हुआ EDS cos थीटा।
और ई और ds के बीच में एंगल कितना 0, तो मैं 0 लिखूं यहां पर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये बन गया e ds cos 0 कितना होता है 1 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लेके इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहां से हर पॉइंट पर सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, सो इसे मैं बाहर निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन से। अगर मैं ds का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं ds का इंटीग्रेशन करूं, ds मतलब स्मॉल एरिया, तो पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। ये गॉसियन सरफेस की क्या शेप है? स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। तो इसका टोटल इंटीग्रेशन कितना हो गया? 4 पाई r², क्योंकि यहां से यहां तक की रेडियस कितनी ली हमने? r। पूरा क्या है? स्फीयर, तो पूरे का एरिया कितना हुआ? सरफेस एरिया 4 पाई r² इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से e कितना निकालेंगे? q 4 पाई r² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां पर आप देखिए यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? k, तो ये बन गया kq अपॉन r²। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। तो आप देखिए हमने गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण निकाल चुके हैं, व्हिच इज E इक्वल टू kq अपॉन r²। ओके, तो ये हमने इक्वेशन दे दी, इसे हमने इक्वेशन दे दिया 1 और इसे हमने इक्वेशन दे दिया 2। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ चुका है E इक्वल टू kq अपॉन r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर फोर्स लगाएगी? q2 पर। किस पर फोर्स लगाएगी? q2 पर। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो यहां पर आप वेक्टर लगाइए kq अपॉन r², और यहां पे डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूनिट वेक्टर लगाऊंगा? r का मतलब जिस डायरेक्शन में रेडियस जा रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, सो अब यहां पे लिखेंगे फोर्स। ओके, यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। आपको फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? कितना होता है? E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन में Q0। तो F वेक्टर यहां पे ध्यान दीजिए, तो हमें निकालना है F वेक्टर कितना हो जाएगा? Q0 into E, और Q0 मतलब टेस्ट चार्ज जिस पर फोर्स लगता है। किस पर फोर्स लग रहा है? Q2 पर। तो यहां पे मैं लिखूंगा Q2, तो F इक्वल्स टू Q2 मल्टीप्लाई E वेक्टर। E वेक्टर की वैल्यू कितनी है? KQ, सॉरी यहां पर मैं Q1 लिखूंगा। ओके, चार्ज कौन सा एनक्लोज हुआ है? Q1, तो सॉरी मुझे यहां पे Q1 लिखना चाहिए। ओके, तो सब जगह Q1 Q1 Q1, ठीक है। तो यहां पर E वेक्टर की वैल्यू कितनी? KQ1 अपॉन r², और आगे कौन आ गया? Q2 r²। E वेक्टर की वैल्यू रखी यहां से मैंने, बस याद रखिए। ये कौन सा फॉर्मूला है? कूलम्ब्स लॉ। तो हमने गॉस लॉ से क्या प्रूव कर दिया? कूलम्ब्स लॉ। बहुत इजी है, इसी से कूलम्ब्स लॉ से हम गॉस लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। सो गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर।